गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा वीडियो है विज्ञानिक का और हमारा जो पाठ चल रहा है वो है पाठ नंबर 10 यानी कि अंतरिक्ष अभियान। और अंतरिक्ष अभियान में इसके पूर्व वीडियो में हमने अंतरिक्ष अभियान के बारे में जानकारी ली और कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने जानकारी ली। प्राकृतिक उपग्रह हमारा चंद्र है और इसके अलावा जो पृथ्वी द्वारा छोड़े गए कृत्रिम उपग्रह हैं इसके बारे में इस तालिका द्वारा हमने बहुत अच्छी सी जानकारी प्राप्त की हुई है। आज हम लोग इसके सामने का भाग देख रहे हैं, वो है हमारा कृत्रिम उपग्रह की परिभ्रमण कक्षा, जिसको हम लोग ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कहते हैं। जैसे आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जो भी कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी द्वारा अन्य भागों से पृथ्वी के चारों ओर छोड़े जाते हैं, उनका हर एक उपग्रह का कार्य अलग अलग होता है। कोई मौसम का कार्य करता है, कोई संचार का काम करता है, मतलब लहरों द्वारा विशिष्ट प्रदेशों में संपर्क स्थापित करना, या फिर ध्वनि चित्र यानी कि ब्रॉडकास्टिंग, लाइव मैचेस शो करना, या फिर दिशा निर्देशक उपग्रह, ऐसे अन्य बहुत सारे उपग्रहों का अलग अलग कार्य होता है। अब इन सभी उपग्रहों को एक ही स्पीड से जैसे पृथ्वी के ऊपर भेजा जाता है, एक ही दिशा में पृथ्वी के ऊपर भेजा जाता है, तो ये एक समान जगह पर नहीं रहते। कोई नीचे पृथ्वी के पास, कोई पृथ्वी से थोड़े दूर या पृथ्वी से बहुत दूर, ऐसे इन उपग्रहों को रखा जाता है और इनको इस तरह से पृथ्वी से ऊपर अपनी कक्षा में घूमते हुए रखा जाता है। तो अपनी कक्षा में घूमने का मतलब क्या है? तो घूमने का मतलब ये है कि उनको वहां पर वो किलोमीटर अंतर पर स्थापित करना कि जहां पे एक ही स्पीड से वो चारों ओर पृथ्वी के घूमता रहे। बस ये कहने की दृष्टता मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ बेटा, कि वो एक ही स्पीड से एक जगह पर 1 किलोमीटर पर स्थित होकर अपनी कक्षा में चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घूमने की कोशिश करता रहता है और घूमता रहता है। और जितना समय हमारी पृथ्वी को मतलब 24 घंटे लगते हैं खुद के चारों ओर घूमने के लिए, उसके कंपैरिजन में वो उपग्रह किस तरह से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, या उसकी कक्षा समांतर दिखाता है, या पृथ्वी की जैसे ही वो रुका हुआ स्थिर कक्षा में भी दिखता है, इसके बारे में सब जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि सभी उपग्रह एक जैसी कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण नहीं करते। मतलब एक जैसी कक्षा किसी भी उपग्रह में नहीं होती, उनकी कक्षाएं अलग अलग होती हैं। तो उनके भ्रमण करने की कक्षा कैसे होती है? एक तो वृत्ताकार होती है, या दीर्घ वृत्ताकार होती है, या भूमध्य रेखा के समांतर होती है, या भूमध्य रेखा से कोण बनाने वाली भी होती है। मतलब इनकी भ्रमण कक्षा कैसी भी हो सकती है, ठीक है। और ये सभी बातें उपग्रह के कार्यानुसार निश्चित की जाती हैं। तो ये बातें अपने मर्जी से उपग्रह घूमता है ऐसा नहीं है। ये शुरुआत में ही पृथ्वी से जब इसको छोड़ा जाता है तो ये बातें पहले से ही निश्चित की जाकर इसे उस तरह से कार्य किया जा सकता है। तो भूपृष्ठ के विशिष्ट ऊंचाई पर घूमते रहने के लिए उपग्रह को उपग्रह प्रक्षेपक द्वारा उस ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है। मतलब एक ऊंचाई पर किसी भी उपग्रह को रॉकेट द्वारा पहुंचाया जाता है। अब तत्पश्चात उस उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में प्रस्थापित करने के लिए कक्षा की स्पर्श रेखा की दिशा में विशिष्ट वेग भी दिया जाता है। मतलब जैसे ही ये उपग्रह, यहाँ पे देखिए एक आकृति आपको बताई गई है, ये पृथ्वी है बेटा, हमारी पृथ्वी की ये उपग्रह की कक्षा जहाँ पर उसे स्थिर करना है। और यहाँ पर ये उपग्रह जो कि गुलाबी रंग का एक उपग्रह यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस कक्षा में पहुंचाने के बाद उसको एक विशिष्ट वेग दिया जाता है कि उस विशिष्ट वेग से ही वो पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर सके। उस वेग को हम यहाँ पे वीसी नाम से जानते हैं बेटा। इसे विशिष्ट वेग भी कहा जाता है। यह वेग प्राप्त होते ही उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा
करने लगता है और इस वेग का सूत्र निम्नानुसार बता सकते हैं। अब इस वेग का सूत्र बनाने के पहले मैं आपको यहाँ पर यह आकृति समझा के बता दूं कि ये जो गोल आपको सबसे बाहरी गोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है उपग्रह की परिभ्रमण कक्षा। मतलब ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है तो इसको हम लोग परिभ्रमण कक्षा कहते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह हमने छोड़ा हुआ है। ये बड़ा आर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो है पृथ्वी की त्रिज्या और ये एच जो दिखाई दे रहा है वो पृथ्वी की त्रिज्या से उपग्रह जहां पर स्थित है वहां तक की ऊंचाई है। और ये छोटा आर जो है वो छोटा आर यानी कि आर और एच, बड़ा आर और छोटा एच को मिलाकर यहाँ पे आर बना हुआ है बेटा। ये आर यानी क्या होगा कि पृथ्वी की त्रिज्या और उपग्रह से पृथ्वी तक की ऊंचाई यानी धन आर, मतलब यहाँ पे बड़ा आर और एच यानी कि यहाँ पर दोनों को मिलाकर बनेगा छोटा आर। तो यहाँ पे आपको बताया गया बेटा कि एक एम है। देखिए यहाँ पर एक सूत्र यहाँ पे बताया गया है कि एम वी सी वर्ग बटे आर, यानी कि ये सूत्र क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एक सूत्र है जिसे हम लोग के डॉट ई के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, एम वी सी वर्ग बटे आर। इसमें एम जो है वो द्रव्यमान है उपग्रह का, जो कि ये छोटा सा उपग्रह है उसका द्रव्यमान, और वो पृथ्वी के केंद्र से आर ऊंचाई यानी आर ऊंचाई पर और पृष्ठभाग एच ऊंचाई पर बीसी इस चाल से परिभ्रमण करता है। यानी कि यहाँ पर आर भी छोटा आर है, बड़ा छोटा एच है, और यहाँ पे विशिष्ट वेग यानी कि वीसी से ये परिभ्रमण करता है। इस चाल से वीसी इस चाल से परिभ्रमण करता है, इसलिए इसका कार्य अगर ज्ञात करें तो वो होगा बेटा ये कार्य करने वाला अभिकेंद्री बल यानी कि वी एम वी सी वर्ग बटे आर, ये इसका क्या होगा, कार्य होगा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी हम लोग इसे कहते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र है एम जी और एच, ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। ये कार्य जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, घूमता हुआ कार्य है, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का सूत्र हमने यहाँ पे लिखा रखा हुआ है। ये है बेटा 10.3 का आकृति का नाम है कृत्रिम उपग्रह की परिभ्रमण कक्षा। अब हम लोग हमारे अगले पेज की तरफ चलते हैं। इस पेज पर आपको दो सूत्र एक दूसरे से समांतर बताए गए हैं, बराबर बताए गए हैं। ये सूत्र क्या बता रहे हैं कि एक यह अभिकेंद्री बल पृथ्वी का गुरुत्व प्रदान करता है, इसलिए अभिकेंद्री बल यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया है और पृथ्वी और उपग्रह का गुरुत्वीय बल आपको राइट हैंड साइड में दिखाया गया है। ये सूत्र हमने इसके पहले पाठ पर भी देखा हुआ है बेटा, जी एम एम बटे आर का वर्ग, ये सूत्र आपने देखा हुआ है। पर यहाँ पे उपग्रह होने की वजह से जो छोटा आर है उसको आर धन एच का वर्ग यहाँ पर इसमें निर्देशित किया गया है। ये ग्रह पर मतलब ये जो उपग्रह है, उपग्रह के ऊपर प्रयुक्त किया गया अभिकेंद्री बल है, जो कि एम वी सी वर्ग बटे आर धन एच है, जो कि स्मॉल आर था, यहाँ पे छोटा आर था, उसकी जगह पे हमने आर धन एच लिखा हुआ है। और पृथ्वी और उपग्रह का गुरुत्वीय बल दोनों यहाँ पर ये सूत्र से दर्शाया गया है। जहां पर यदि देखा जाए तो एम वी सी वर्ग और आर धन एच में और जी एम एम और आर धन एच का वर्ग में यहाँ पे आर धन एच गुना आर धन एच अगर किया जाए तो एक आर धन एच यहाँ पर कट जाएगा, ये कट जाने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे छोटा एम की कैंसिल हो जाएगा, तो सूत्र में बचेगा वी सी वर्ग बराबर जी एम बटे एक, जो ब्रैकेट बचा हुआ था आर धन एच का वो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो वी सी का वर्ग में से अगर हम लोग वी सी ज्ञात करें तो वी सी का सूत्र क्या बनेगा, वर्गमूल जी एम बटे आर धन एच। ये हमारा पहला सूत्र यहाँ पर मिला हुआ है, और इसी सूत्र से हम लोग विशिष्ट वेग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी उपग्रह का। यहाँ पर दी गई जो चीजें हैं ये हर एक आपको क्या बताती हैं। यहाँ पे जी जो है बड़ा जी यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक है बेटा, इसकी जो ये संख्या है दी गई है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है तीनों संख्याएं, क्योंकि ये परीक्षा में आपको बताई गई होंगी। पर यदि आपको ये प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रश्न में आपको ये गुरुत्वीय स्थिरांक, पृथ्वी का द्रव्यमान लिखना पड़ेगा, तो इसे याद करना है बेटा हमको, क्योंकि गणित में आपको दी गई होंगी, परंतु इसके ऊपर अगर आपको कोई टिप्पणी लिखो करके प्रश्न आता है तो आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। और पृथ्वी का द्रव्यमान तो हमने देखा ही है, वो कितना होता है 6 गुना 10 का घातांक 24 किलोग्राम, और पृथ्वी की त्रिज्या यानी बड़ा आर क्या होता है 6.4 गुना 10 का घातांक 6 मीटर, यानी कि 6400 किलोमीटर, ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है।
और स्मॉल h यानी कि ये क्या है, उपग्रह की भूपृष्ठ से ऊंचाई हमने अभी देखा, और r धन h यानी कि उपग्रह के परिभ्रमण कक्षा की त्रिज्या, यानी कि छोटा r बराबर बड़ा R धन h, ये हमने देखा हुआ है। तो उपयुक्त सूत्र में यह स्पष्ट होता है कि विशिष्ट वेग vc यह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। उपग्रह का द्रव्यमान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, जो कि छोटा m यहाँ पर अपने सूत्र में बिल्कुल भी नहीं है। तो उपग्रह कक्षा की भूपृष्ठ से ऊंचाई बढ़ने पर, ये r धन h बढ़ने पर उपग्रह की स्पर्श रेखा की दिशा में लगने वाला वेग कम हो जाता है। अगर ये बढ़ा तो वेग कम होगा, और ये अगर r धन h कम हुआ तो वेग बढ़ जाएगा। तो भूपृष्ठ से कृत्रिम उपग्रह के परिभ्रमण कक्षा की ऊंचाई कितनी है, उसके अनुसार से सामान्यतः कक्षाओं का वर्गीकरण किया गया बेटा। तो यहाँ पर 3 तरह इसकी कक्षाओं का वर्गीकरण किया गया है कि यह जो उपग्रह है वह यदि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भेजा जाए तो वह उच्च कक्षा में आएगा, और यदि वह मध्यम ऊंचाई पर भेजा जाए, पृथ्वी से मध्यम ऊंचाई पर भेजा जाए तो उसको मध्यम कक्षा कहेंगे, और यदि यह उपग्रह पृथ्वी के नजदीक भेजा जाए तो उसको हम लोग निम्न कक्षा कहेंगे। तो इन तीनों कक्षाओं की जानकारी अभी हम लोग को यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगा कि जब भूपृष्ठ से बहुत ज्यादा ऊंचाई तक यदि किसी उपग्रह को भेजा जाए और यदि उसकी ऊंचाई 35,780 किलोमीटर से ज्यादा हो तो उस उपग्रह की भ्रमण कक्षा जो होती है वो लगभग पृथ्वी के घूमने की दिशा के बराबर होती है। मतलब कि जैसे एक परिभ्रमण करने के लिए पृथ्वी को अपने खुद के चारों ओर घूमने के लिए एक 24 घंटे उसको लगते हैं, उसी जगह पर वो पृथ्वी आकर रुक जाती है। तो खुद के चारों ओर घूमने वाली जो स्थिति है, तो 24 घंटे यदि हमने किसी उपग्रह को ये 35,780 किलोमीटर से भी दूर भेजा हुआ है पृथ्वी से, तो उसको भी लगने वाला जो समय होगा वो भी लगभग 24 घंटे के बराबर ही होता है। और यदि हमने भेजा हुआ उपग्रह और पृथ्वी की घूमने को लगने वाला समय एक जैसा ही है तो दोनों ऐसे महसूस होते हैं कि देखिए, ये मान लीजिए कि ये उपग्रह है और ये पृथ्वी का घूमने की स्थिति है, तो ये इस तरह से घूमते बेटा कि ऐसे लगेगा कि पृथ्वी के चारों ओर इन दोनों की घूमने की स्थिति जो है वो स्थिर है। मतलब ये पृथ्वी जो है वो एक जगह पर रुक गई है और ये उपग्रह भी है एक जगह पर रुक गया है और वो बिल्कुल भी नहीं घूम रहे हैं, ऐसा हम लोग को प्रतीत होगा। तो ऐसी स्थिति कब पैदा होती है, जब उच्च कक्षा पे ये उपग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसको लगने वाला समय एक जैसा होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे बताया गया है, तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक ही गति से समांतर चलने वाले वाहनों के यात्रियों को पड़ोसी वाहन में स्थिर प्रतीत होता है। मतलब एक ही गति से 2 वाहन एक साथ चल रहे हैं तो दोनों वाहनों के अंदर बैठे हुए पड़ोसी यात्रियों को और पड़ोसी वाहन में स्थिर बैठे हुए यात्रियों को ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों एक जगह पर स्थिर बैठे हुए हैं और गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ऐसा ही यहाँ भी होता है, इसलिए ऐसे अब उपग्रहों को भूस्थिर उपग्रह भी कहते हैं। और ऐसे उपग्रह भूस्थिर होने के कारण पृथ्वी के एक ही भाग का सतत निरीक्षण कर सकते हैं। मतलब एक ही भाग का सतत निरीक्षण कर वह पूरी जानकारी बता सकते हैं। और इसलिए मौसम विभाग, दूरध्वनि, दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी, इनके संदेश वाहनों में भी इसका उपयोग होता है। तो ये हो गया बेटा हमारा उच्च कक्षा में स्थिर रहने वाला उपग्रह के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे आपको यह बताया गया है कि इस उपग्रह की कक्षा यदि भूमध्य रेखा से समांतर होगी तो पृथ्वी को स्वयं के अक्ष पर परिवलन करने के लिए लगने वाला कालावधि और उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करने के लिए लगने वाला कालावधि एक होने के कारण, मतलब 24 घंटे एक दोनों को भी लगने के कारण पृथ्वी के सापेक्ष यह उपग्रह अंतरिक्ष में स्थिर है ऐसा प्रतीत होता है। ये स्थिर है ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि इसका उत्तर यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आप यहाँ से यहाँ तक बता सकते हैं कि ये दोनों कालावधि लगने का, दोनों स्वयं की कक्षा में लगने वाला कालावधि एक जैसा होने की वजह से यह एक दूसरे से स्थिर है ऐसा प्रतीत हम लोग को होता है। जैसे यहाँ पे बेटा मध्यम कक्षा भी आपको यहाँ पे बताई गई है। मध्यम कक्षा यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम लोग भूपृष्ठ से ऊंचाई 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर के अंदर यदि कोई मध्यम कक्षा में घूमने वाला उपग्रह है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी बताई गई है कि उसकी जो वेग होगा, उस
उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए लगने वाला जो वेग होगा वो ज़्यादा होता है। लगभग ये 2 से 24 घंटों के अंदर ही एक परिक्रमा करके आपको बता सकता है। और इस कक्षा को, मध्यम कक्षा वाले उपग्रह को हम लोग ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं। अब देखिए बेटा, भूस्थिर उपग्रह जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया कि भूस्थिर उपग्रह भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर परिभ्रमण करता है। जो भूमध्य रेखा होती है ना, उसके ऊपर परिभ्रमण करता है। और ये जो ध्रुवीय कक्षा होती है वो भूमध्य रेखा से पहले होती है, पृथ्वी के पास होती है, इसलिए मध्यम कक्षा ध्रुवीय कक्षा के पास में होने की वजह से यह भूमध्य रेखा के नीचे मध्यम कक्षा आती है और इसमें घूमने वाले उपग्रह जो होते हैं वो ध्रुवीय कक्षा में देखे जाते हैं। इसलिए ध्रुवीय प्रदेशों पर से जाने वाली दीर्घवृत्ताकार मध्य कक्षा उपयोग में लाई जाती है। और इससे हमें कौन सी जानकारी मिलती है, जैसे उत्तर और दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशों का अभ्यास करने के लिए ये मध्यम कक्षा वाले उपग्रह हमें काम में आते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि कुछ उपग्रह भूपृष्ठ से लगभग 20,200 किलोमीटर ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा में भ्रमण करते हैं और ये उपग्रह दिशा दर्शक उपग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। ये दिशा हमें दर्शाने में भी काम आते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे निम्न कक्षा की तरफ बेटा। तो निम्न कक्षा में जो उपग्रह आते हैं वो पृथ्वी के बहुत नजदीक के उपग्रह होते हैं। इनकी कक्षा किलोमीटर यहाँ पे बताया गया बेटा कि 180 किलोमीटर से सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ये ऊंचाई पर घूम सकते हैं। और इनकी कक्षा जो होती है वह निम्न कक्षा के नाम से जाने जाते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए या मौसम के अध्ययन के लिए ये उपग्रह निम्न कक्षा में भ्रमण करते हैं और उनकी ऊंचाई जो है वो लगभग, ऊंचाई के अनुसार वो लगभग 90 मिनट में ही एक परिक्रमण पूरा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मध्यम कक्षा के बारे में मैंने बताया कि 2 से लेकर 24 घंटों के बीच ये अपना परिक्रमण पूरा करते हैं। वैसे ही निम्न कक्षा में उपस्थित जो उपग्रह होते हैं उनको लगने वाला समय सिर्फ 90 मिनट होता है। या 90 मिनट में एक पूरा पृथ्वी के चारों ओर घूमकर एक परिक्रमण करते हुए आपको ये बता सकते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हबल दूरबीन, ये भी इस प्रकार की कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। तो आकृति 10.5 में उपग्रह की विविध कक्षाएं यहाँ पर दर्शाई गई है बेटा। ये आकृति में आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये देखिए, सबसे पहले तो हम लोग निम्न कक्षा देखेंगे। तो निम्न कक्षा एकदम पृथ्वी के नजदीक आपको यहाँ पे दिखाई गई है। और फिर मध्यम कक्षा आपको यहाँ पे जो दिखाई गई है वो है बेटा ये जो मध्यम कक्षा आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये छोटी निम्न कक्षा है, ये मध्यम कक्षा है। और उच्च कक्षा देखिए, इतनी दूर तक पहुंची हुई उच्च कक्षा यहाँ पे आपको नजर आती है। तो उपग्रहों की ये विविध कक्षाएं आपको यहाँ पे 3 कक्षाएं दर्शाई गई है। आप यहाँ पे एक आपको जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। पुणे में बहुत ही फेमस एक COEP कॉलेज है जिसको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे कहते हैं। वहां पर कुछ विद्यार्थियों ने एक छोटा उपग्रह बनाया था सन 2016 में और उसे प्रक्षेपित किया गया अंतरिक्ष में। इस उपग्रह का वजन, द्रव्यमान जो था वो लगभग 1 किलोग्राम ही था और वह पृथ्वी से सिर्फ 515 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिभ्रमण करता था। और इस उपग्रह की खासियत ये थी बेटा कि इसका मुख्य कार्य यह था कि पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक विशेष पद्धति से यह संदेश भेजने का कार्य करता था। तो देखिए, मैं भी चाहता हूं कि बहुत ज्यादा मात्रा में विद्यार्थियों को इस उपग्रहों के बारे में जानकारी हो, या फिर आप भी ऐसे बड़े कॉलेज में पढ़ो और ऐसे बड़े कॉलेज में जानकारी प्राप्त करके आप भी ऐसा कोई ना कोई इन्वेंशन करो, खोज करो कि जिसके लिए पूरी दुनिया आपको सलाम करे और हमेशा याद रखे। इसलिए मैं भी ये चाहता हूं कि जो आज जानकारी मैंने बताई है उसके बारे में आप पढ़ें। परंतु मैं ये जो 2 उदाहरण हैं, ये 2 उदाहरणों को भी बताना चाहता था पर समय अपने पास है नहीं, और उसके वजह से ये जो दोनों उदाहरण हैं वो आप लोग करके देखिए इसको किस तरह से किया गया है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। ये दोनों उदाहरण करने के बाद अगले वीडियो में हम लोग उपग्रह प्रक्षेपक के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जो जानकारी मैंने बताई वो अच्छे से रीड करिए, लर्न करिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर।